पढ़ाई हब में आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में हम इंजरीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो चैप्टर नंबर 7 में आज हम देखते हैं आज हमें कौन सा टॉपिक करना है, दैट इज नोन एज जॉइंट इंजरी। तो इससे पहले हम कौन कौन सी है, इससे पहले हम अपना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कर चुके हैं और हम अपना बोन इंजरी कर चुके हैं। तो आपको अगर ये टॉपिक्स देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो जॉइंट इंजरी में आज हम देखते हैं जॉइंट इंजरी क्या है। इट इज़ अ मेन इंजरी, ये भी हमारी मेन इंजरी होती है। मतलब जॉइंट इंजरी जैसे कि फ्रैक्चर होता है वैसे उसी तरीके से जॉइंट इंजरी भी होती है, ये भी उतनी ही ज़्यादा पेनफुल होती है जितना कि ज़्यादा फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जॉइंट इंजरी की हम बात करते हैं, इट इज़ अ मेन इंजरी। इट कैन अकर in contact sports such as football and hockey and in sports that may involve falls such as downhill skiing, wrestling, gymnastics and volleyball। अब ये एक मेन इंजरी है। अब इसमें क्या आता है, इट कैन अकर इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जैसे कि मतलब कॉन्टैक्ट मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में जब हम और लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उन स्पोर्ट्स में मोस्टली होती है सच एज फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी में, या फिर इन स्पोर्ट्स दैट में इन्वॉल्व फॉल, या फिर ऐसे खेल जिसमें फॉल्स इन्वॉल्व मतलब गिरना इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें डाउनहिल स्कीइंग। डाउनहिल स्कीइंग आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कहीं पर बर्फबारी वगैरह होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ से लोग स्कीइंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब गिरते हैं तो वहाँ पर जो जॉइंट इंजरी है उनका होने का खतरा बहुत रहता है। रेसलिंग में भी जब एक दूसरे को हम कोई टेक्निक के थ्रू थ्रो करते हैं या उसे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी जॉइंट इंजरी का खतरा रहता है। उसके बाद जिम्नास्टिक एंड वॉलीबॉल, तो इन सब चीज़ों में भी जहाँ पर सडन फॉल का गिरने का खतरा रहता है वहाँ पर जॉइंट इंजरी का भी खतरा रहता है। अच्छा, नॉर्मली अब बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी में फ़र्क क्या होता है, तो देखिए बोन इंजरी का मतलब है यहाँ पर प्रॉपर, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर बोन इंजरी आती है सो दैट इज नोन एज फ्रैक्चर। जब बोन में हड्डी में कोई इंजरी होती है तो वो हमारा नॉर्मली फ्रैक्चर कहलाती है। जॉइंट इंजरी क्या है, देखिए जॉइंट इंजरी भी अब मोस्टली अगर हम जॉइंट की बात करें तो जहाँ पर दो बोन्स जुड़ती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो फिर इसको हम बोन इंजरी क्यों नहीं कहते, भाई दो बोन जुड़ रही हैं, वहाँ पर अगर कोई इंजरी हो रही है, कोई चोट लग रही है तो वो भी तो बोन्स के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज नोन एज जॉइंट इंजरी बिकॉज यहाँ पर बोन ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है, वो सिर्फ अपनी जगह से हट जाती है। जैसे कि जॉइंट्स की अगर हम बात करें, हमारे एल्बो पे, शोल्डर पे, एंकल पे, हिप जॉइंट है, तो यहाँ पर हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट होते हैं। तो जब उस जॉइंट से जो हमारी बोन है वो हट जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, तो उसी को हम जॉइंट इंजरी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है अब आपका टाइप ऑफ डिसलोकेशन। कितने तरीके के डिसलोकेशन होते हैं, अभी वही बात आ गई डिसलोकेशन। इससे पहले जब हमने बोन इंजरी पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था फ्रैक्चर, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरी मतलब जॉइंट एक जगह से जब हट जाता है तो उसको हम कहते हैं जॉइंट इंजरी, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिसलोकेशन, कितने तरीके का डिसलोकेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब ये हमारा जॉ, जबड़ा जो होता है उसको हम जॉ कहते हैं। तो डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, इस ये जब अपनी जगह से यहाँ पर हमारा जॉइंट होता है ये चीज, तो जब ये जॉइंट अपनी जगह से हट जाता है तो उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। इट अकर्स व्हेन द चिन स्ट्राइक एनी अदर ऑब्जेक्ट फोर्सफुली। ये कब होता है, जब हमारी चिन किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही फोर्सफुली लगती है, या फिर कोई चीज हमारी चिन पर बहुत ही फोर्सफुली लगता है तो उस पर जो हमारा ये जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं डिसलोकेट ऑफ लोअर जॉ। ये मोस्टली देखने को मिलता है बॉक्सिंग में, क्योंकि बॉक्सिंग में जब पंचेस मारे जाते हैं तो वो मोस्टली फेस पर ही मारे जाते हैं। तो अगर बाई चांस कोई पंच आपका चिन पर पड़ जाता है तो वहां पर डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉज के बहुत चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होना। अब शोल्डर जॉइंट में हमारी बॉडी में काफी तरीके के जॉइंट्स होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो उसमें से एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इट अकर ड्यू टू सडन जर्क or a fall on hard surface and the end of humerus come out from the socket। अब इसका पहले प्रॉपर हम मीनिंग समझते हैं। इट अकर्स, ये कब होता है, ड्यू टू सडन जर्क, एकदम अचानक से अगर कोई झटका लगे आपके यहाँ पर, अगर कोई अचानक से झटका लग जाता है, और अ फॉल ऑन हार्ड सरफेस, और या फिर आप कंधे के बल कहीं किसी हार्ड सरफेस पर गिर पड़ते हैं तो उसकी वजह से डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट हो सकता है। द एंड ऑफ ह्यूमरस,
कम आउट फ्रॉम द सॉकेट। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो शोल्डर है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, मतलब यहाँ पर शोल्डर में आपका जो शोल्डर बोन होती है वहाँ पर एक सॉकेट टाइप का, मतलब एक गड्ढा टाइप का होता है उसमें एक तो उसमें हमारा ये जो ऊपर वाली अपर बोन होती है इसके एंड पर, ऊपर वाले एंड पर एक बॉल नुमा, मतलब थोड़ा सा गोल आकृति में, हल्का सा एक गोल आकृति में, बॉल आकृति में एक पार्ट होता है, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। तो जब वो सॉकेट से बाहर निकल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जब वो ह्यूमरस उस सॉकेट में फिट होती है तो उस टाइम पे तो हमारा शोल्डर प्रॉपर वर्क करता है, आगे पीछे ऊपर नीचे आप कैसे भी घुमा सकते हो शोल्डर को। बट अब जब वो ह्यूमरस जब उस सॉकेट से हट जाता है, निकल जाता है, जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में जो घर के बड़े होते हैं वो कहते हैं कंधा उतर गया है ना, मतलब वो अपनी जगह से हट गया है, डिसलोकेट हो गया है। उसके बाद आपका दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का डिसलोकेट होना, तो यहाँ पर मोस्टली आपका आता है पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली में कॉज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट मतलब हमारा जो ऊपर का अपर पोर्शन और जो नीचे का पोर्शन होता है वहां पर जो हमारी स्पाइन होती है वो जब हमारे नीचे वाले पोर्शन से जुड़ती है तो वो वाला एरिया हमारा हिप जॉइंट होता है। वहां पर क्या है, जब हम पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अचानक से हम बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं, जब पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पॉन्टेनियसली, उसकी वजह से डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हो सकता है। मोस्टली हमारा देखा जाता है वेट लिफ्टिंग में। सपोज वेट लिफ्टिंग में कोई भी, वैसे तो सबको अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिस होती है कि आप कितना वेट उठा लोगे, बट बाई चांस आपकी बॉडी प्रॉपर कंडीशनिंग में नहीं है या आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है या आप बहुत फटीग की कंडीशन में हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एकदम से जब पूरी अपना प्रेशर, पूरी ताकत लगाते हैं, अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचानक से लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो हिप जॉइंट है वो डिसलोकेट हो सकता है। उसके बाद आपका दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट मतलब हमारी जो कलाई होती है उसे हम रिस्ट कहते हैं। इट जनरली अकर्स टू अ पर्सन हु यूजेस हिज हैंड टू ब्रेक हिज फॉल। ये कब होता है, नॉर्मली हर गेम में भाई गिरना उठना तो चलता रहता है। अब जब कोई गेम खेल रहे हैं तो आप उसमें कई बार गिरते भी हैं, तो नॉर्मली ये जो आपका डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट है ये कब होता है, जब कोई पर्सन हु यूजेस हिज हैंड, वो अपने हैंड्स को यूज करता है टू ब्रेक हिज फॉल, मतलब आप गिर रहे हो उसको रोकने के लिए अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल, नॉर्मली अगर हमें भी कोई जरा सा, हम चलते चलते अगर हमें भी कुछ मतलब ऐसे झटका सा लगे तो हमारे सबसे पहले हाथ आते हैं आगे, है ना, तो ये मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और आप सडनली गिरे तो हम सबसे पहले वहां पर हाथ लगाते हैं ताकि हम बच जाएं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम बहुत ही फोर्सफुली गिर रहे हैं तो हमारे हाथ उस फोर्स का वेट नहीं सह पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, हमारी जो रिस्ट है वो डिसलोकेट हो जाती है, मतलब जो जॉइंट है वो अपनी जगह से हट जाता है। उसके बाद आता है वही कॉजेज एंड प्रिवेंशन, जो कि नॉर्मली हम हर स्पोर्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं। आपका अलग से टॉपिक भी दिया है, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, इसलिए मैंने इसे अलग से यहाँ पर लिखा है। मैक्सिमम आपको इसके 5 पॉइंट्स याद करने हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी के कारण क्या होते हैं, रीजन मतलब क्यों स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो सबसे पहला है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। अगर आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है तो भाई इंजरी हो सकती है, क्योंकि आपकी मसल्स टोन पोजीशन में नहीं होती। उसके बाद है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, आप गलत तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको उस काम को करने का, उस ट्रेनिंग को करने का साइंटिफिक वे पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत तरीके से करेंगे, और अगर आप गलत तरीके से किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ फिटनेस, अगर आप फिट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ इंजरीज। एंड न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में काफी प्रॉब्लम आती है, जिससे स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव
सॉरी लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी का मतलब हम जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की कमी है। सपोज प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, या जो जिस भी फील्ड पे हम खेल रहे हैं वो क्लीन एंड स्मूथ नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं, स्लिपरी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंजरीज होंगी। उसके बाद आपका दे रखा है प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्टेज ऑफ फटीग। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं उस कंडीशन में भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी की फंक्शनिंग पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारे फटीग के उसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन। कई बार जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, वो कंपटीशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस में वो क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, प्रॉपर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हमारा ओवर यूज ऑफ मसल्स। जब हम अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर लेते हैं, मतलब ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो भाई ओवर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं कि जब हम एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स या इवेंट खेलने जाते हैं तो हमारे मसल्स में इतनी ताकत नहीं रहती, कि जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अपोजिट प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी के प्रिवेंशंस क्या क्या होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स इंजरी को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रॉपर वार्मिंग अप। हमें अपनी पूरी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए, ताकि हमारे मसल्स टोन पोजीशन में आ सके और इंजरीज के चांसेस कम हो सके। उसके बाद बैलेंस डाइट। एक स्पोर्ट्स पर्सन को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इवेंट्स। उनके जो भी इवेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ताकि उनकी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। उसके बाद है आपका प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक एक्सरसाइज होती है वार्म अप वाली, वो सब में कॉमन होती है, बट स्पोर्ट्स स्किल की बात करें तो जैसे जैसे आपके अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनकी स्किल्स भी अलग अलग होती हैं, तो आपको अपनी स्पोर्ट्स स्किल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि भाई हर स्पोर्ट्स में नॉर्मली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने देखे हैं, सब उसके शूज भी अलग होते हैं और नी पैड होते हैं, एंकल पैड होते हैं, तो इस तरीके से हमें उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। हेलमेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ज्यादा चोट ना लगे। उसके बाद है प्रॉपर स्पोर्ट फैसिलिटी। हमारे पास जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस पढ़ा, वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, सही मेजरमेंट के होने चाहिए, हमारा जो फील्ड है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इस तरीके से। उसके बाद डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ना करें। अभी मैंने आपको बताया जब हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हमारी मसल्स क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जब इवेंट आता है तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। उसके बाद यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक। प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया जब प्रॉपर टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कम फोर्स लगाकर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जो स्पोर्ट्स इंजरी है उसके भी चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। उसके बाद है ओबेइंग द रूल्स। पहली बात, हमें सारे रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, और हम उन सारे रूल्स को अगर फॉलो करके चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स इंजरी के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट इसमें आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।